दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इन अदर रूम्स अदर वंडर्स बाय दानियाल मोइनुद्दीन। ये जो वर्क है बेसिकली ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का जो कि 2009 में पब्लिश्ड हुआ था। इसमें टोटल 8 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो हम लोग हर शॉर्ट स्टोरी को सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन की बात करने वाले हैं। तो इस शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन के ऊपर बात करने से पहले हम लोग राइटर के बारे में बात करते हैं कि राइटर कौन है, स्टाइल कैसा था। ठीक है, बेसिकली दानियाल जो है ये एक पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर हैं जो कि इंग्लिश के अंदर लिखते हैं और इनकी बर्थ प्लेस जो है वो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट है। 1963 में ये पैदा हुए। इनके चाइल्डहुड की बात की जाए तो इन्होंने ज़्यादातर चाइल्डहुड अपना पाकिस्तान में गुजारा। फिर एट द एज ऑफ 13 ये वापस यूएस चले गए थे जहाँ से इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन रिसीव की। देन जर्नलिस्ट के तौर पे काम किया, डायरेक्टर के तौर पे, एक लॉयर के तौर पे, एक बिजनेसमैन के तौर पे इन्होंने काम किया और इन फेजेस से गुजरने के बाद ये एक राइटर बन गए। ठीक है, और प्रेजेंटली इनका ऑक्यूपेशन जो है वो ऑथर का है, मतलब अब ये राइटिंग करते हैं और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन शॉर्ट स्टोरी के जेनरा में है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क इनका इन अदर रूम्स अदर वंडर्स है जो कि इन्होंने 2009 में पब्लिश करवाया। जो इनका फर्स्ट कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का, ये एंटोन चेखोव जो कि एक रशियन राइटर है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उन्हीं की तरह इनकी राइटिंग में हम लोगों को मार्क्सिज्म का थीम डोमिनेंट नज़र आएगा। मार्क्सिज्म रेफर्स टू जिसमें अपर एंड लोअर क्लास की बात की जाए, जिसमें हैव एंड हैव्स नॉट की बात की जाए, जिसमें स्ट्रगल ऑन द बिहाफ ऑफ लोअर क्लास दिखाई जाए और एक्सप्लॉयटेशन ऑन द बिहाफ ऑफ अपर क्लास दिखाई जाए। इनका जो रिस्पेक्टिव वर्क है इन अदर रूम्स अदर वंडर्स, इसको द स्टोरी प्राइज भी मिला। ये एक अवार्ड है और ये अवार्ड इनको 2009 के अंदर मिला। देन इनके सेम वर्क को कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज भी मिला जो कि 2010 में दिया गया। राइटर के थीम के लिहाज से बात की जाए तो थीम इनके मोस्टली मार्क्सिज्म पे होते हैं, फेमिनिज्म पे होते हैं, जेंडर रोल पे होते हैं, सोसाइटी के इश्यूज पे होते हैं, करप्शन, पैसिमिज्म के तो जितने भी डार्कर साइड होते हैं लाइफ के वो चीज़ें, डिसअपॉइंटमेंट, डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन, सोशल इश्यूज, सोशल प्रॉब्लम्स, हिस्ट्री, ये सब इनकी राइटिंग के मेजर थीम्स हैं जो हमें नज़र आते हैं और हमें यही थीम्स इनके इन शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन के अंदर भी नज़र आएंगे। तो एनी हो, ये हो गई राइटर के अबाउट डिस्कशन। अब हम करते हैं हमारे इन अदर रूम्स अदर वंडर्स के बारे में बात। बेसिकली ये एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का जिसके अंदर 8 स्टोरीज हैं जो कि इंटरलिंक्ड है आपस में और उसमें जो सेटिंग दिखाई गई है पाकिस्तान दिखाई गई है, डिस्ट्रिक्ट उसका पंजाब है और जो स्टोरीज रिवॉल्व कर रही हैं वो 1917 से 1980s के ड्यूरेशन तक के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रही हैं। और इन स्टोरीज के थ्रू राइटर जो थीम रिफ्लेक्ट करेंगे, इम्पॉर्टेंट थीम, वो है जेंडर रोल्स। ठीक है, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म यानी कि हैव्स एंड हैव नोट्स का कॉन्सेप्ट, अपर एंड लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर क्लास, करप्शन को हाईलाइट करेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और जो 8 शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके नेम है रिस्पेक्टिवली नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन, फिर सलीमा, फिर प्रोवाइड, फिर है अबाउट अ बर्निंग गर्ल, फिर है इन अदर रूम्स अदर वंडर्स, फिर ओवर लेडी ऑफ पेरिस, देन लिली और एक है अ स्पॉइल्ड मैन। इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है वो है फर्स्ट वन नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन, सेकंड वन सलीमा, फिर है इन अदर रूम्स अदर वंडर्स जो कि टाइटल के ऊपर बेस कर है, एंड ओवर लेडी ऑफ पेरिस। ये 4 स्टोरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब की भी अपनी वर्थ है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 स्टोरीज जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरीज काउंट होती हैं। ये जितनी भी स्टोरीज हैं 8 की 8, इसके अंदर हम लोग को एक पर्सन कॉमन नजर आएगा, वो है के हारूनी। ठीक है, और बाकी जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आएंगे हमारे पास वो इस कैरेक्टर के साथ लिंक्ड होंगे, कहीं ना कहीं इसके पास काम कर रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिशियन आएगा, ड्राइवर आएगा, गार्डनर आएगा, कुक, सर्वेंट्स, डिफरेंट कैरेक्टर आएंगे और उन कैरेक्टर्स का कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक्ड दिखाया जाएगा, जिसके जरिए जो हैव्स एंड हैव्स नॉट की बात है, ठीक है, हैव्स एंड
हैव नोट्स। इसकी बात है, इस बात को राइटर हाईलाइट करेगा, मतलब लोअर एंड अपर क्लास को, सोशल प्रॉब्लम्स को, फाइनेंशियल इश्यूज को, फेमिनिज्म को, जेंडर रोल को, मार्क्सिज्म को। इन्हीं बातों का ये इंपॉर्टेंट थीम है, आप इनको फिंगर टिप्स पे रख लें। राइटर हाईलाइट करेगा इन करेक्टर्स के थ्रू के हारूनी के साथ लिंक बना के। रिस्पेक्टिव वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन की। तो शुरू करते हैं हमारी लेक्चर को, स्टोरी को। इसमें नरेशन जो की गई है वो थर्ड पर्सन में है। इसका टेंस पास्ट टेंस यूज किया गया हुआ है, यानी कि नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन के बारे में इस समरी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर बात की गई है, जो कि नवाबुद्दीन खुद नहीं कर रहा, कोई थर्ड पर्सन है जो कि आके उसकी स्टोरी की नरेशन कर रहा है। इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जितने भी मीटर हैं उनकी जो रेवोल्यूशन है उसको स्लो डाउन कर देना। किसके लिए कर रहा है? के हारूनी साहब के लिए कर रहा है। और ये मीटर की रेवोल्यूशन को, मूवमेंट को स्लो डाउन करने के बाद ये कैसा एक्ट है? ये एक करप्ट एक्ट है। क्यों? क्योंकि जब ये मीटर को स्लो डाउन कर रहा है तो इससे किसको हेल्प पहुंच रही है? के हारूनी साहब को हेल्प पहुंच रही है, जबकि बाकी लोगों को लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो टाइटल बेसिकली आयरॉनिकल है, ठीक है। टाइटल के थ्रू राइटर ने जो प्रोफेशन है उसके अंदर जो करप्शन है उसको हाईलाइट किया है कि नवाबुद्दीन एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि इलेक्ट्रिक कंपनीज में काम करता है, लेकिन उनके जो मीटर्स हैं उनको स्लो डाउन कर देता है। और वह ऐसा क्यों करता है? स्पेशली अपने पैटर्न के हारूनी साहब के लिए। के हारूनी साहब कौन है जी? ये एक रिच मैन दिखाए गए हैं जिनके पास बहुत सी फील्ड्स हैं, एक मेंशन है, फार्म है। इनका फार्म कहाँ पे है? दुनियापुर में है। अब नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? मीटर को स्लो डाउन क्यों करता है? ताकि के हारूनी को फ़ायदा पहुंचे। फ़ायदा कैसे पहुंचेगा? जब मीटर स्लो डाउन हो जाएंगे तो इनकी जो फील्ड है के हारूनी साहब की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जा सकेगा विदाउट पेइंग मच फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है पानी देने के लिए, तो मीटर स्लो डाउन हो गया। जब मीटर स्लो डाउन हो गया तो जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है पानी के लिए उसका बिल कम आएगा, ज़्यादा पानी होगा बिल कम आएगा, ठीक है। ये इसका प्रोफेशन हमने देख लिया। एनी हाउ, इसकी शादी किससे होती है? ये अपनी यूथ की जब अर्ली एजेस में था तो इसको एक लड़की पसंद थी, उससे इसकी शादी होती है और बहुत ही खुश होता है अपनी लाइफ के अंदर। इसके 13 चिल्ड्रन होते हैं जिनमें 12 डॉटर्स और एक बेटा होता है। अब फैमिली बहुत बड़ी है कि 13 बच्चे, मियाँ बीवी। अब अगर इसको के हारूनी साहब मतलब सैलरी ना देते तो क्या होता? एज अ रिजल्ट इनकी फैमिली को स्टार्वेशन फेस करना पड़ती, भूखा रहना पड़ता। अब एक दिन ना के हारूनी से नवाबुद्दीन ने ना बाइक की डिमांड की कि उसको बाइक चाहिए, और अगर उसको बाइक मिलती तो ये उनके जो करप्ट एक्ट थे उसमें ज़्यादा इनकी हेल्प कर सकता था। एनी हाउ, के हारूनी साहब एग्री हो गए। उन्होंने एज अ रिजल्ट इसको होंडा 70 गिफ्ट की। गिफ्ट भी क्यों की? ताकि वो इलीगल वे में जो इसके काम कर रहा था वो कंटिन्यू रखे और इसकी इलीगल हेल्प कर सके। और उस टाइम में किसी के पास होंडा बाइक होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो आफ्टर रिसीविंग द मोटरसाइकिल, इससे क्या हुआ? जो नवाब का स्टेटस था वो भी इंक्रीज हो गया और ये डेली बेसिस पे अपनी वाइफ से मिलने जाने में लग पड़ा। इसकी वाइफ रहती थी फिरोज़ा में, और फिरोज़ा में वो इसकी वाइफ अपनी फैमिली के साथ रहती थी। ये स्टिल अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और इसीलिए डेली बेसिस पे अपनी वाइफ को इसने मिलने चले जाना बाइक मिलने के बाद। अब इसके बाद स्टोरी में जो इनकी लिविंग प्लेस थी, यानी कि जो घर था, उसकी पोजीशन बताई गई, उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि घर जो था बड़ा पुअर कंडीशन में था, लेकिन ये उस पुअर कंडीशन हाउस में भी बहुत खुशी खुशी रहते थे। घर की डार्क रूफ थी, पानी गिरता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी था। अच्छा, एक दिन ना ये अपनी बीवी से मिलने के लिए आया और आकर अपनी बीवी को इसने 5 किलो ब्राउन शुगर दी। वो शुगर इसको शुगर केन प्रेस की सफाई करते हुए, रिपेयरिंग करते हुए मिली थी। एनी हाउ, उसकी नवाब की फैमिली और नवाब खुद बहुत खुश थे। इन्होंने नेक्स्ट डे अपना बड़े अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। नवाब ने और बच्चों ने उस ब्राउन शुगर का सिरप पिया, मतलब जूस पिया, बड़े खुशी खुशी से पिया। और अब नवाब वापस जा रहा था। अब जब नवाब वापस जा रहा था तो उस दौरान पे नवाब का सामना होता है एक आदमी से जो उससे लिफ्ट की डिमांड करता है। नवाब उससे इंक्वायरिंग करता है। एनी हाउ, इंक्वायरिंग करने के बाद नवाब उसको लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है।
अब वो बैठ गया, लिफ्ट दे दी, ये चल पड़े। लेकिन जब ये थोड़ा आगे जाते तो जाके पता लगता है कि ये बेसिकली आदमी एक थिफ था, एक चोर था। वो आदमी ज़ोर से चिल्लाता है और मोटरसाइकिल रुकवा देता है और एक गन उठा के नवाब के सर के ऊपर रखता है और कहता है कि मोटरसाइकिल मुझे दे दो। नवाब आगे से हाथ जोड़ता है उसके कि मेरे से ये बाइक मत लो, मेरे 13 बच्चे हैं, मुझे उन सबको खाना खिलाना है और ये मेरे रोज़ी कमाने का एक ज़रिया है। अब वहाँ पे नवाब की और चोर की लड़ाई शुरू हो जाती है। नवाब अपनी बाइक चलाने बचाने के लिए कोशिश करता है और उस कोशिश के दौरान इसको बुलेट लग जाती है। अब नवाब क्रिटिकल कंडीशन में है। उसको देख के जब चोर भागने लगता है, वहाँ पर 2 विलेजर्स आते हैं, आके नवाब को देख के पहचान लेते हैं और मतलब पहचानते इस तरह से कि काफ़ी ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है। तो वो दोनों जो विलेजर्स होते हैं वो नवाब को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और ये देखते हैं कि वो थिफ जिसने नवाब को गोली मारी थी वो दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। ये वो गोली उठाते हैं और उठा के दरख्त पे चला देते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो चोर छुपा हुआ था। और वो गोली फिर चोर को भी लग जाती है। अब नवाब को और चोर को दोनों को ही सेम हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि नवाब जो है वो ठीक हो चुका है, लेकिन एनी हाउ जो थिफ है वो क्रिटिकल कंडीशन में है। अब चोर को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो चोर माफ़ी मांगता है नवाब से और बताता है कि मैंने सब कुछ क्यों किया, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं ऐसे बड़ा हूँ कि जहाँ पे मुझे किक्स और स्लैप्स थप्पड़ पड़े हैं, मेरी मदर जो है वो ब्लाइंड है, वो मेरा इंतज़ार कर रही है छोटी छोटी गलियों में, जो गलियाँ मुल्तान के अंदर हैं, और उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, कोई लैंड नहीं है, कोई घर नहीं है। मतलब अपनी सारी मिजरेबल कंडीशन बताता है उसको। लेकिन नवाब जो है वो उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करता और जो चोर है वो पूरी कोशिश करता रहता है कि उसकी माफ़ी मान ली जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए, और इसी दौरान चोर की डेथ हो जाती है। लेकिन नवाब जो वो बच जाता है और वो चोर को माफ़ नहीं करता। नवाबुद्दीन और फार्मासिस्ट कुछ भी नहीं करते, लेकिन आदमी को मरता हुआ देखते हैं। नवाब वॉज सेव्ड, इवन 1 बुलेट हिट हिम, लेकिन चोर मर जाता है। क्रिटिकली देखा जाए तो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिले। पावर मैटर करती है। इक़्तिदार जिसके पास जाता है, पावर जिसके पास जाती है, वो इंसान अपने आप को सुपीरियर समझने लग पड़ता है और इन्फीरियर को फर्दर एक्सप्लॉयट करता है, ठीक है। एंड पे उस थिफ ने बेगिंग की, माफ़ी मांगी, उससे अपोलॉजी की, बताई अपनी कंडीशन को, लेकिन नवाबुद्दीन उसकी बाइक चोरी करने की बेस पे, उसको बुलेट मारने की बेस पे माफ़ नहीं करता। क्यों? अब नवाबुद्दीन के पास बाइक है, ठीक है। तो जो एस्पेक्ट्स देखने को मिले हम लोगों को, हमने देखा कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है इसके अंदर, लोअर क्लास का और हायर क्लास का, पोर और रिच का, डेली एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रेवोल्यूशन दिखाया गया है, फियर ऑफ डेथ दिखाया गया है, यहाँ पे सोशल हिरार्की दिखाई गई है। इसमें जो मोटरसाइकिल थी वो सिंबलाइज करी थी नवाबुद्दीन के सोशल लेवल की, कि जब उसको बाइक मिली कैसे उसका सोशल स्टेटस जो था वो राइज हो गया, इंक्रीज हो गया। इसकी 12 डॉटर है, ठीक है, मतलब फैमिली जो है वो उनको पालना बड़ा करना मुश्किल था इसके लिए। और वो जो बाइक थी वो इसकी डिज़ायर टू हिज लाइफ को सिंबलाइज कर रही थी। और जब चोर ने इससे मोटरसाइकिल छीनना चाही तो आगे से जो इसका रिएक्शन था वो रिएक्शन सिंबलाइज कर रहा था कि एक चीज़, अगर ये मोटर बाइक छोड़ देता तो इट मीन्स मोटरसाइकिल का खो जाना, इससे वो सिंबलाइज कर रहा था इसके सोशल स्टेटस को खो जाने को, जो इसने मोटर बाइक के थ्रू अपना सोशल स्टेटस बनाया था। और नंबर 1 पॉइंट, इसके 13 बच्चे हैं, इसकी फैमिली है प्रॉपर, अगर ये बाइक खो बैठता तो अपनी फैमिली को भी ये प्रॉपर वे में फीड ना करवा पाता, उनके जो एक्सपेंसेस थे वो ना उठा पाता। इवन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब नवाबुद्दीन के पास बाइक आई थी ना तो सब बच्चों ने उसको अंकल अंकल कहना शुरू कर दिया था। अंकल कहलवाना एक अच्छा टाइटल था, मतलब चचा जान। और जब उसके पास बाइक नहीं थी उससे पहले उसके सोशल स्टेटस क्या था, तो उसको सारे नवाबुद्दीन कह के बुलाया करते थे। और जब इसको अंकल कहा जाने लग पड़ा ना तो उस टाइम पे ये इस चीज़ को बड़ा इंजॉय कर रहा था। और रॉबर के लिहाज से बात यह कि चोर चोर बुरा था, लेकिन उसके ऊपर पिटी हुई फील, ठीक है, किस तरह से, क्योंकि चोर ने जो एक्ट किया वो क्यों किया, ड्यू टू पॉवर्टी, जो उसको पॉवर्टी फेस करना पड़ रही थी, उसको पॉवर्टी ने फोर्स किया कि वो लूट करना शुरू कर दे। तो आई होप कि आपको जो समरी है क्लियर हो चुकी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सलीमा की, जो कि अनदर शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी नंबर 2, जो कि इसी कलेक्शन में एग्जिस्ट करती है। अल्लाह हाफिज़।